यह आदमी अपनी वाइफ और सिस्टर इन लॉ के साथ एक ऐसे अनजान तालाब में चला जाता है जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक जलजीवी जानवर रहते थे, लेकिन उनकी वहाँ इतनी बुरी हालत हो जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है ग्रेस नाम की एक औरत को दिखाते हुए जो कि अपने हस्बैंड माइक के साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। ग्रेस की तो एक बहन होती है जिसका नाम स्टेसी था और इस समय वो तीनों कहीं बाहर जाकर घूमने का प्लान बना रहे होते हैं। यानी कि ग्रेस, माइक और स्टेसी तीनों ने सबसे पहले अपने सामान पैक कर लिए अपने वेकेशन एंजॉय करने के लिए और निकल पड़े थे अपने अलग अलग डेस्टिनेशन की तरफ। सबसे पहले तो माइक ने एक ऐसे जू का प्लान बनाया जहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं। एक्चुअल में इस जगह पर क्रोकोडाइल को ट्रेनिंग दी जाती थी और यहाँ बहुत सारी संख्या में क्रोकोडाइल्स को पैदा किया जाता है। कुछ देर तक वो उसी जू में जाकर बहुत अच्छी तरीके से एंजॉयमेंट करते हैं और इतने सारे क्रोकोडाइल्स को देखकर तो वो खुशी हो गए थे। पूरा दिन अच्छी तरीके से काटने के बाद वो एक नाइट बार में आ जाते हैं जहाँ पर वो कई सारी ड्रिंक्स और खाना खा रहे थे, पर कहीं ना कहीं स्टेसी जिद कर रही थी कि उसे कल और अच्छी जगह पर जाना है घूमने के लिए। तब जाकर माइक इस पूरे रीजन की एक बहुत ही फेमस जगह पर जाने की बात करता है। वो जगह ब्लैक वाटर के नाम से जानी जाती थी जो बड़े पैमाने पर समुद्र वाला स्थान है। कहा जाता है कि उस जगह पर कई सारे टूरिस्ट आते हैं। अब ये बात सुनने पर स्टेसी काफी एक्साइटेड हो गई और यहीं पर जाने की जिद करने लगी। ग्रेस भी अपनी बहन को खुश होता हुआ देखकर मान जाती है, यानी कल के दिन वो उसी ब्लैक वाटर वाली जगह पर जाएंगे। सारा सामान पैक करके वो नदी वाले इलाके के पास पहुँचते हैं जहाँ पर हिट नाम का एक आदमी था। दरअसल उसके पास बोट होती है और माइक ने उसे हायर किया था ताकि वो उन सभी को घुमा सके। हिट को जैसे ही खबर मिली तो वो अपना बोट तैयार करता है और सारे सामान ले लेता है उन तीनों को साइट सीइंग कराने के लिए। जल्द से जल्द वो चारों बोट के ऊपर बैठकर ब्लैक वाटर के अंदर निकल पड़ते हैं। लेकिन हिट ने उन सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि उसके पास गन भी मौजूद है। भले ही ये पूरा ब्लैक वाटर बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर क्रोकोडाइल रहते हैं तो उनसे सुरक्षा के लिए ये वेपन अपने पास रखना जरूरी है। माइक, ग्रेस समझ रहे थे कि जब तक वो बोट पर मौजूद है कोई भी क्रोकोडाइल उन पर अटैक नहीं कर सकता। यानी अब वो क्रोकोडाइल्स को इतने पास से देख पाएंगे, पर उन्हें क्या पता कि यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे अब हिट उन लोगों को और भी ज्यादा अंदर लेकर जाने लगा था। वहाँ पानी का स्तर इतना ज्यादा होता है कि पेड़ पौधे आधे से ज्यादा पानी में डूब जाते। चारों तरफ एकदम सन्नाटा दिखाई दे रहा था जैसे कोई यहाँ पर रहता ही नहीं। माइक और उसके सिस्टर इन लॉ तो लगातार मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं, इसीलिए अब हिट उन्हें और ज्यादा अंदर लेकर जाने लगा। इस जगह पर अब हिट को पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है, इसीलिए उसने मछली पकड़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा। माइक ने तुरंत ही अपने कांटे अंदर डाल दिए थे जिससे कोई मछली पकड़ी जाए। ग्रेस उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि वो एंजॉय कर रहे हैं। एक बात हमें और पता चली कि ग्रेस प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने ये खुशी वाली बात अपने हस्बैंड माइक को अभी तक बताई नहीं। वो एक अच्छे मौके का इंतजार करेगी और फिर अपने हस्बैंड को बताएगी। उसे एक्चुअल में माइक का रिएक्शन देखना है कि वो कितना खुश होगा। अब थोड़ी देर बाद माइक के जाल में एक मछली फंस जाती है। वो उसे ऊपर खींच ही रहा होता है लेकिन मछली काफी ज्यादा फोर्स लगाने लगी। अचानक अब उनकी बोट से कोई तो बड़ी चीज टकराती है और बोट का बैलेंस एकदम से बिगड़ गया था। बोट तो एकदम से टिल्ट होकर उल्टी हो गई। सभी लोग पानी में गिर चुके थे और कुछ समझता नहीं कि आखिर ये कैसे हुआ। हिट जो कि उनके इस टूर का इंचार्ज था वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता। माइक कैसे भी करके ग्रेस को एक साइड वाले एरिया पर लेकर आता है जहाँ वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे। लेकिन स्टेसी जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो उसका पैर किसी चीज से फंस गया था। कोई अनजान सा जानवर पानी में यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है और एक्चुअल में ये कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ा सा क्रोकोडाइल होता है। ये कहीं से भी नॉर्मल क्रोकोडाइल जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। इसका आकार काफी बड़ा था और दांतों का साइज तो बहुत ही लंबा होता है। ग्रेस और माइक अपनी आंखों से साफ देख पा रहे होते हैं कि उनका वो गाइड हिट मर चुका है। उसकी डेड बॉडी पानी पर तैर रही थी, यानी उस क्रोकोडाइल ने उससे मार दिया और अब शायद वो क्रोकोडाइल उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश जरूर करेगा। ग्रेस तो अब और भी ज्यादा चिल्लाने लगी थी क्योंकि वो बड़ा सा क्रोकोडाइल उसके हस्बैंड माइक की तरफ आ रहा था। माइक को भी जब ये पता चलता है तो वो जल्द से जल्द ग्रेस वाली पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अगर ऑब्वियसली वो जरा सी भी देरी करता तो क्रोकोडाइल ने उसे खा ही लिया होता। उनके जबड़े कितने मजबूत होते हैं इसका अंदाजा हमें भी है। अब यहाँ बोट की तरफ हमें स्टेसी दिखाई गई जो उसके अंदर मौजूद थी। स्टेसी कैसे भी करके अपनी बहन की आवाज सुनकर बाहर तो आती है, पर उसे भी अब पता चल चुका था कि पानी में क्रोकोडाइल है। ग्रेस ने अपनी बहन को लगातार इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम बोट के ऊपर चढ़ जाओ जितना जल्दी हो सके। स्टेसी भी सेम ऐसा ही करती है और तुरंत बोट के ऊपर चढ़ गई। वो पलटे हुए बोट के एकदम टॉप पर थी, लेकिन क्रोकोडाइल उसे धक्के मारकर नीचे गिराना चाहता था। काफी झटके देने के बावजूद भी स्टेसी ने अपनी पकड़ मजबूत बना कर रखी थी और वो जल्दी पानी में गिरती नहीं। दूसरी तरफ माइक इस तरीके से अपनी सिस्टर इन लॉ को मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए माइक पेड़ के नीचे उतरता है और पानी में स्प्लैशेस मारने लगता है।
ये इसलिए ताकि वो क्रोकोडाइल का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि क्रोकोडाइल अपने शिकार को बहुत अच्छी तरीके से पानी में सेंस कर लेते हैं। अगर पानी में जरा से भी हलचल हुई तो उन्हें इस बात का पता लग जाता था। अच्छी बात तो ये होती है कि माइक के इस मूव से वो क्रोकोडाइल वहाँ से चला गया था, यानी अब वो स्टेसी के बोट के पास बिल्कुल मंडरा नहीं रहा है। वो साफ साफ देख पा रहे थे कि क्रोकोडाइल हिट की डेड बॉडी को अपने साथ खींच कर लेकर जा रहा है, यानी वो उसे खाने की तैयारी कर रहा था। तो फिलहाल वो सब वहीं पर सुरक्षित है। पर यहाँ स्टेसी अभी भी उस उल्टे हुए बोट के ऊपर मौजूद थी। ग्रेस और माइक जिस पेड़ पर होते हैं उसके बीच में कुछ तो दूरी थी, तो इसीलिए वो स्टेसी को गाइड करते हैं कि तुम्हें भी पेड़ पर आना होगा। बेचारी स्टेसी इतना ज्यादा डर गई थी कि वो पानी को टच भी नहीं करती। इसीलिए अब ग्रेस थोड़ा दिमाग लगाते हुए कहते हैं कि बोट की जो रस्सी है उसे तुम्हें कैसे भी करके हमारे पास फेंकना होगा, तब जाकर ही माइक तुम्हें अपनी तरफ खींच पाएगा। ग्रेस कैसे भी करके उस रस्सी को उठाकर तुरंत ही दूर फेंक देती है। लकीली माइक ने उस रस्सी को पकड़ तो लिया था, लेकिन जब उसे खींचने की कोशिश करता है तो पता चला कि बोट वहीं पर फंस चुकी है। उसे इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ग्रेस भी अब पेड़ के थोड़ा नीचे आ जाती है और माइक की मदद करती है अपनी बहन को खींचने के लिए, पर यह भी एकदम बेकार था क्योंकि वो बोट हिलने नहीं वाली। काफी कोशिश करने के बाद अंत में यही डिसाइड किया जाता है कि स्टेसी को खुद तैरते हुए यहाँ आना होगा। दूर दूर तक देखने पर उन्हें कोई भी हलचल नहीं दिखाई देती, इसीलिए वो स्टेसी को कहती है कि यही एक अच्छा मौका है। शुरुआत में स्टेसी डर रही थी, पर उसे भी पता था कि ज्यादा टाइम तक वो यहाँ नहीं रह सकती। उसने कैसे भी करके जंप लगाया पानी में और लगातार स्विम करते हुए पेड़ के पास आने लगी। ग्रेस और माइक उसे पकड़कर तुरंत ही पेड़ के ऊपर ले लेते हैं। क्रोकोडाइल तो वहाँ पर नहीं आता, लेकिन स्टेसी के पैर पर काफी चोट लग गई थी। उसे सूजन आ चुकी होती है और ट्रीटमेंट की काफी सख्त जरूरत थी, पर इस जगह पर तो सबसे पहले उनकी जान ही खतरे में है। उन तीनों ने तो अब उसी जगह पर वेट करने का डिसाइड किया जब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आ जाता। पर उन्हें क्या पता कि यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, सब एकदम सुनसान था और जिन टूरिस्ट की वो लोग बात कर रहे थे वो तो कहीं और ही होते हैं। आसपास मौजूद पानी में जरा जरा हलचल हो रही थी, यानी कि वो क्रोकोडाइल वहाँ से गया नहीं है। वो थोड़े थोड़े टाइम में ऊपर की तरफ देख रहा है ताकि वो लोग जब नीचे उतरे तो वो उसके ऊपर हमला कर दे। यानी ग्रेस, माइक और स्टेसी तीनों के पास कोई भी बचकर निकलने का रास्ता ही नहीं होता। अब यहाँ माइक ने उन्हें आइडिया दिया कि अगर वो उल्टी पड़ी हुई बोट को सीधा कर ले और उसके अंदर जाकर छुप जाए तो हो सकता है कि वो यहाँ से धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि उस बोट तक सही सलामत पहुंचा कैसे जाए। वो क्रोकोडाइल जरा भी मौका नहीं छोड़ेगा उन पर अटैक करने का। स्टेसी बेचारी इतना ज्यादा घबरा गई थी कि वो जोर जोर से मदद मांगने लगी चिल्लाकर। माइक उसे शांत तो करा रहा था, लेकिन अब ग्रेस को भी कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं देता चिल्लाने के सिवा। पर उनका इस तरीके से आवाज लगाना सिर्फ उनकी एनर्जी घटा रहा था। उनकी मदद करने ऐसे कोई भी नहीं आने वाला। उनके पास सिर्फ एक ही फोन होता है जो पानी में गिर गया था, यानी वो ठीक से काम करेगा भी कि नहीं इसके चांसेस भी बहुत कम है। तब जाकर ग्रेस ने एक बात नोटिस की कि यहाँ कई सारे पेड़ पौधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वो ट्राई करे तो इन्हीं पेड़ के तनों पर से दूसरी तरफ जाते हुए यहाँ से निकल सकते हैं। सिर्फ उन्हें जांच पड़ताल करनी होगी कि ये पेड़ के तने कहाँ तक जाते हैं। अब माइक यहाँ अकेले तो चला जाता, लेकिन उसका चश्मा पानी में गिर चुका होता है। विदाउट चश्मे के उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता। बेचारी स्टेसी के पैर में पहले से ही चोट लगी हुई है, तो वो तो आगे नहीं जा सकती। बची अब सिर्फ ग्रेस, तो उसे ही अंत में आगे बढ़ना पड़ता है ये पता करने के लिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहाँ पर गए हैं। धीरे धीरे वो एकदम चौकन्ने तरीके से पेड़ के तनों पर पैर रखते हुए आगे बढ़ती है। पता नहीं कब क्रोकोडाइल उसके नीचे से आकर हमला कर दे, इसीलिए ग्रेस ने बिल्कुल भी शोर नहीं किया और आगे बढ़ती चली गई। थोड़ी देर तक तो वो पेड़ के तने एकदम नॉर्मल थे, लेकिन बाद में पता चला कि दूसरे पेड़ों की श्रृंखला के बीच में काफी बड़ा गैप है और इतना बड़ा गैप उन्हें ऑब्वियसली तैर कर ही पार करना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं यहाँ से निकलने का। पर अगर वो तैरेंगे और जरा भी पानी में हलचल हुई तो क्रोकोडाइल ऑब्वियसली आएगा उन्हें खाने के लिए, यानी वो सब यहाँ से भी फंस चुके हैं। ग्रेस जब यहाँ वापस लौटने ही जाती है तभी उसे किसी के बॉडी पार्ट्स दिखाई दिए जो कटे हुए थे। वो इतना ज्यादा डर गई और पैनिक होकर तुरंत ही माइक और स्टेसी के पास भागने लगी। वो जल्द से जल्द उन दोनों के पास पेड़ के ऊपर पहुंची और सारी बातें बता दी कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें क्रोकोडाइल से बचने के लिए कोई और ऑप्शन ढूंढना होगा। अब अगर ऐसी कभी खतरनाक कंडीशन में हम फंस जाए जहां पानी के अंदर क्रोकोडाइल मौजूद हो और बार बार हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहा हो, तो इन चीजों से बचने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी होगी जो क्रोकोडाइल को बीट करने में बहुत काम आएगी। पहले तो ये ध्यान रखना है कि क्रोकोडाइल पानी में हो रही हलचल को बहुत अच्छी तरीके से भांप लेते हैं, तो अगर हम पानी में चल भी रहे हैं तो फ्लैशेस बिल्कुल भी नहीं मारने हैं। बात रही जब क्रोकोडाइल हमारे सामने हो और अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो ये बात तो कंफर्म है कि हम पानी में क्रोकोडाइल से ज्यादा तेज नहीं चल सकते। हमें कैसे भी करके किनारे की तरफ उसे लाना होगा, क्योंकि क्रोकोडाइल्स की स्पीड किनारे पर बहुत कम हो जाती है। और वर्स्ट केस सिनेरियो कि जब क्रोकोडाइल ने आपको पकड़ लिया है तब उस समय पर अपने आप को बचाने के लिए क्या करें।
इस मोमेंट पर हमें क्रोकोडाइल के सबसे वीक स्पॉट्स पर हमला करना है, जैसे कि उसकी आंख और नॉस्ट्रेल पर। इन दोनों के बाद एक और हिस्सा होता है जो सबसे ज्यादा नाजुक था, वो होता है क्रोकोडाइल के गले का फ्लैप। ये क्रोकोडाइल के गले में एक ऐसी स्किन होती है जो पानी के अंदर जाने के बाद बंद हो जाती। इससे होता यह है कि पूरा पानी उस क्रोकोडाइल के फेफड़ों में नहीं जा पाता था। तो हम अगर कैसे भी करके उस फ्लैप को नीचे कर दे तो क्रोकोडाइल हमें छोड़कर तुरंत भाग जाएगा। वो तो उनके जीने मरने की कंडीशन होती है, तो सबसे पहले वो अपनी ही जान बचाएंगे। क्रोकोडाइल का सबसे खतरनाक हमला होता है उसका डेथ रोल। क्रोकोडाइल्स चीव अच्छे से नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपने शिकार को तोड़ने का ट्राई करते हैं। इसमें वो अपने नुकीले दांतों से उन्हें पकड़कर डेथ रोल करते थे, यानी एक डायरेक्शन में गोल गोल घूमने लगते। और वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जिस भी पार्ट को उन्होंने पकड़ा है वो शिकार के बॉडी से अलग ही हो जाता है। तो अगर क्रोकोडाइल ने हमें पकड़ लिया है और वो डेथ रोल करने लगा है तो हमें अपना फोर्स नहीं लगाना है, बल्कि ट्राई करना है हम उसी डायरेक्शन में रोल होते रहे। क्रोकोडाइल का ये नेचर है कि अगर उसे लगता है कि उसका शिकार को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। सेम यही चीजें अगर हम उस मोमेंट पर करेंगे तो इस जैसे 10 क्रोकोडाइल को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था, तो माइक अपने पुराने वाले प्लान के ऊपर आ गया, यानी वो उस बोट की तरफ जाएगा जो कि उल्टी हुई है और उसे सीधा करने की कोशिश करेगा। ग्रेस तो अपने हस्बैंड माइक को पानी में जाने से रोक भी रही थी, लेकिन वो अब नहीं मानने वाला था। धीरे धीरे कैसे भी बिना आवाज किए वो उस बोट को ऊपर करने में लग जाता है। वो बोट नीचे रस्सी से फंसी हुई थी, लेकिन कैसे भी करके माइक ने उसे सीधा कर ही दिया। ग्रेस और स्टेसी भी इसे देखकर काफी खुश तो हो जाते हैं, लेकिन एक मोमेंट पर उसका हस्बैंड दिखाई नहीं दे रहा था। यही लग रहा होता है कि शायद माइक को उस क्रोकोडाइल ने मार दिया है। थोड़ी देर तक वो शांति बनी रही, लेकिन बाद में माइक ऊपर आ गया। वो बोट का सहारा लेकर वहीं पर तैर रहा होता है और ग्रेस जैसे उसे जिंदा दिखती है तो उसे जान में जान आई। पर ये चीजें शायद ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। अगले ही मोमेंट में पानी के अंदर फिर से हलचल हुई और वो खतरनाक क्रोकोडाइल सीधा माइक के ऊपर झपट्टा मारकर उसे अंदर खींच लेता है। ग्रेस चिल्लाती रह गई, लेकिन उसे सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी कि माइक अब जा चुका है। थोड़ी देर में ही माइक की डेड बॉडी उन्हें ऊपर तैरते हुए दिखाई दे रही थी। बेचारी ग्रेस का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ये छोटी सी ट्रिप उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। साथ ही साथ उसे हमेशा इस बात का पछतावा होगा कि उसने अपने हस्बैंड को अपने प्रेग्नेंट होने की बात अभी तक नहीं बताई। स्टेसी अपनी बहन को संभालती है और कहती है कि ये अफसोस मनाने का समय नहीं है, हमें अपनी भी जान बचाकर यहाँ से निकलना होगा किसी भी तरीके से। अब उन दोनों को उस पेड़ों के ऊपर रहे हुए कई घंटे बीत चुके थे, ना ही उन्होंने कुछ खाया पिया था, और अब तो स्टेसी के पैर में जो चोट लगी होती है वो और भी ज्यादा बढ़ने लगी। ग्रेस बार बार अपने हस्बैंड माइक की डेड बॉडी देख रही थी जो तैर रही होती है, पर वो ये सब कुछ छोड़कर वो ट्राई कर रही थी कि बस से जो रस्सी निकली हुई है वो उसे पकड़ ले। पर इन चीजों के बारे में वो ज्यादा ना सोचते हुए बोट से लगी हुई वो रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है। वो पेड़ों से बनी हुई बड़ी बड़ी डालें बना रही थी और उसे पकड़ रही थी, पर वो बार बार इसमें असफल हो जाती। एक शॉकिंग बात ये पता चली कि ग्रेस जैसे ही पानी के क्लोज जाती है तो वो बड़ा सा क्रोकोडाइल उस पर झपट्टा मारने का ट्राई करता है। ग्रेस का लक अच्छा था कि वो जल्द से जल्द ऊपर चली गई, नहीं तो वो क्रोकोडाइल उसे अपने जबड़ों में फंसाकर अंदर खींच लेता। ग्रेस और स्टेसी तो अब और भी ज्यादा डर कर पेड़ के ऊपर चले जाते हैं। जैसे जैसे रात होती जा रही थी ये पूरा इलाका और भी डरावना होता चला गया। क्रोकोडाइल ने ग्रेस के हस्बैंड माइक की डेड बॉडी को खाना भी स्टार्ट कर दिया था, यानी ये उसके खाने का समय है और खत्म करने के बाद वो उन दोनों पर भी हमला करने जरूर आएगा। चारों तरफ अंधकार था और ग्रेस और स्टेसी को कुछ अच्छे से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन ये कंडीशन क्रोकोडाइल जैसे प्रेडेटर्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि वो अंधेरे में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते थे। अब यहाँ अपने हस्बैंड माइक के मरने के बाद ग्रेस का बुरा हाल हो गया था। उसकी बॉडी पहले से ही कमजोर होती है, लेकिन वो और ज्यादा रोने लगी। वो क्रोकोडाइल तो उसके हस्बैंड को लगातार खाता जा रहा था और ग्रेस ऊपर से देख रही होती है। उसके अंदर तो मानो जरा भी हिम्मत नहीं बची है इस पूरी कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। पूरी रात उसे अजीब तरीके के विजन आते रहे कि वो अपने हस्बैंड को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं कर रही, लेकिन ये गलत है और उसकी बहन स्टेसी ग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से समझा भी रही थी। देखते ही देखते सुबह हो गई और उन्होंने अपनी पूरी रात उस पेड़ पर गुजारी थी। ग्रेस का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था और वो बोल रही होती है कि हम नहीं बचने वाले, वो क्रोकोडाइल हमें यहाँ पर मार देगा। लेकिन स्टेसी अपनी बहन को समझाते हुए ये कहती है कि भले ही तुम्हारा हस्बैंड नहीं रहा, लेकिन तुम्हारा जो होने वाला बच्चा है उसे किसी भी तरीके से बचाना होगा, वही तुम्हारे हस्बैंड की आखिरी निशानी हो सकती है। ये बात सुनते ही ग्रेस को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला और वो ट्राई करती है अपनी बहन के साथ बचने का। सबसे पहले तो ग्रेस बार बार ऊपर चढ़कर देख रही थी कि आसपास कोई शिप तो नहीं जा रही है, कोई छोटी मोटी बोट भी होगी जिससे वो
आवाज देकर यहाँ बुला ले, पर अफसोस घने पेड़ होने के कारण कुछ अच्छे से विजिबल नहीं होता। दोनों को उस जगह पर फंसे हुए पूरे 1 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। उनकी बॉडी में तो खाने का एक निवाला भी नहीं गया है, जिससे दोनों ही और ज्यादा कमजोर होते जा रहे थे। ग्रेस और स्टेसी अब साफ देख पा रहे थे कि उनकी जो वो बोट होती है वो धीरे धीरे पानी के बहाव से दूर जा रही है। अगर वो उसे ऐसे ही छोड़ दे तो एकमात्र बचने का रास्ता भी उनसे चला जाएगा। इसीलिए अब स्टेसी और ग्रेस बहुत ज्यादा हिम्मत करके डिसाइड करते हैं कि वो बोट की तरफ जाएंगे उसके ऊपर चढ़ने के लिए। अगर दोनों एक बार उस बोट के ऊपर चढ़ गए तो धीरे धीरे करते हुए वो आगे बढ़ जाएंगे। इससे उस क्रोकोडाइल से आराम से पीछा छुड़ाया जा सकता है। पर यही खतरनाक बात थी कि उन्हें पानी में उतरना होगा। बोट जिस जगह पर थी उस जगह पर पेड़ों के तने नहीं जा रहे थे, तो इसीलिए ग्रेस और स्टेसी बिना कुछ हलचल किए पानी में उतर जाते हैं। उन्हें पता था कि अगर पानी में तेज फ्लैप करेंगे तो ये सेंसिंग उस क्रोकोडाइल को हो जाएगी, वो जरूर उनके पास आएगा उन्हें मारने के लिए। ग्रेस और स्टेसी एक दूसरे को संभालते हुए धीरे धीरे उस बोट की तरफ बढ़ते तो हैं, लेकिन पीछे से फिर एक हलचल हुई। ये हलचल उसी खतरनाक क्रोकोडाइल की थी और शायद उसने उनकी प्रेजेंस को महसूस कर लिया है। वो तो अब उनके सामने से ही बाहर निकलता है और उन्हें घूर कर देखने लगता है, मानो कि वो कहना चाहता हो कि तुम सब बचकर कहीं नहीं जा सकते। ग्रेस और स्टेसी बिल्कुल भी पैनिक नहीं होते और एक जगह पर ही खड़े रहते हैं। पर अब वो क्रोकोडाइल पानी के अंदर चला गया था और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था कि वो किस जगह पर हमला करेगा। स्टेसी तो बहुत ज्यादा डर जाती है और हड़बड़ी में वहां से भागने लगती है। इससे ग्रेस को भी जल्द से जल्द निकलना होगा। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि क्रोकोडाइल ने ग्रेस के पैरों पर हमला कर दिया था। ग्रेस बेचारी बहुत चिल्लाती रह गई, लेकिन पानी का कलर तो सीधा लाल ही होता जा रहा था। ग्रेस बेचारी बहुत देर तक जूझती रही और एक मोमेंट पर तो वो पानी में ही गायब हो जाती है। स्टेसी तो रोते हुए अपनी बहन को आवाज देते जा रही थी, पर उसका कुछ नामो निशान नहीं। लेकिन लकीली ग्रेस ने कैसे भी उस क्रोकोडाइल से अपना पीछा छुड़ाया और बाहर की तरफ आते ही स्टेसी उसे पेड़ के ऊपर लेकर चली गई। क्रोकोडाइल तो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने ग्रेस को काफी घायल कर दिया होता है। उसके लंबे लंबे दांत ग्रेस के पैरों में गड़ चुके थे और उसी वजह से उसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। स्टेसी इस बात को जानती थी कि अगर ग्रेस की बॉडी में से ब्लड लॉस ज्यादा पैमाने पर हो गया तो हो सकता है कि उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो अपने कपड़े फाड़ती है और अपनी बहन के पैरों पर बांध देती है। इससे एटलीस्ट खून बहना थोड़ा सा बंद हो जाएगा। ग्रेस को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और वो चिल्लाती जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके जो पैर से खून निकलता है वो पानी में गिरते जा रहा था, जिससे ऑब्वियस बात है कि क्रोकोडाइल को उनकी लोकेशन का पता चल गया है। वो नीचे ही मंडराते हुए वेट कर रहा है कि कब वो ग्रेस पर हमला करके उसे खत्म कर दे। स्टेसी से जितना हो पा रहा था वो अपनी बहन की मदद कर रही थी। उसे सिर्फ इतना चाहिए कि वो अपनी बहन के साथ यहाँ से निकल जाए। थोड़ी देर तक स्टेसी उन पेड़ों के ऊपर यहाँ से वहाँ घूमती रही, लेकिन अचानक उससे कुछ आवाज सुनाई देती है और ये आवाज किसी मोटर बोट की थी। दूर से देखने पर पता चला कि कुछ मुसाफिर वहाँ पर मोटर बोट से आगे जा रहे हैं। अगर कैसे भी वो उन्हें आवाज देते तो वो उनकी मदद करने यहाँ आ जाएंगे। स्टेसी तो अब जोर जोर से चिल्लाने लगी उनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, पर ऑब्वियस बात थी कि उस मोटर बोट की आवाज ज्यादा होती है। उस पूरे शोर में मुसाफिर स्टेसी की आवाज सुन ही नहीं पाते। वो सब तो इन सारी चीजों से अनजान बोट लेकर आगे बढ़ने लगे। बेचारी स्टेसी चिल्लाते चिल्लाते हुए उसका गला भी दर्द देने लगा, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। स्टेसी अपने बहन को अकेला छोड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। उसके पैर को वो अच्छी तरीके से बांधती है, क्योंकि खून का पानी में गिरना मतलब उस क्रोकोडाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। क्रोकोडाइल तो एक मौका ही देख रहा था कि कब वो नीचे आए और वो उसके ऊपर झपट्टा मारकर दोनों को ही खत्म कर दे। ग्रेस अब और ज्यादा कमजोर होने लगी थी, पर स्टेसी उसे बताती है कि मुझे बोट के पास जाना ही होगा, इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर वो कैसे भी करके बोट को ठीक करने में कामयाब हो गई तो वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ग्रेस तो बेचारी उससे मना तो कर रही थी, लेकिन उसे भी पता होता है कि वो तो वहाँ नहीं जा सकती, तो बेचारी स्टेसी को ही ये बहुत ही खतरनाक काम करना होगा। यानी स्टेसी उस भयानक पानी में जाएगी जहाँ पर वो क्रोकोडाइल उसका इंतजार कर रहा है। स्टेसी अब कैसे भी करके पानी में उतर जाती है और धीरे धीरे अपने उस मोटर बोट के पास बढ़ने लगती है। लकीली अभी तक तो क्रोकोडाइल से उसका सामना नहीं हुआ और इसी मौके का फायदा उठाकर वो बोट तक पहुंच जाती है और उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है। बोट में थोड़ा पानी भरा हुआ था, इसलिए स्टेसी ने बकेट की मदद से वहां से पानी निकालना स्टार्ट कर दिया। स्टेसी के अंदर एक अनजान डर सा हो रहा था, क्योंकि वो क्रोकोडाइल बाकियों से बहुत अलग होता है। उसका साइज भी काफी बड़ा था और वो बहुत भूखा भी होता है। पानी निकालने के बाद स्टेसी उस मोटर को भी चालू करने का ट्राई करती है कि एटलीस्ट वो बोट आगे बढ़ने लगे। अब इसमें बहुत ज्यादा शोर हो रहा था जो पानी में वाइब्रेशन क्रिएट करता है और पता चला कि इस आवाज से वो क्रोकोडाइल अट्रैक्ट हो चुका है।
वो सीधा बोट के ऊपर आया और उसे वाइब्रेट करने लगा। इनफैक्ट इतना ही नहीं, वो तो बोट के ऊपर चढ़ जाता है स्टेसी को मारने के लिए। स्टेसी काफी ज्यादा डरते हुए पीछे हटती है और पानी में कूद जाती है। वो तो बहुत जल्द से जल्द ट्राई करने लगी कि कैसे भी वो पेड़ के पास पहुंचे अपनी बहन को लेकर और उसे एकदम सुरक्षित रखे, लेकिन तब तक क्रोकोडाइल पानी में कूद चुका था और पानी में उनकी स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है। कुछ ही मोमेंट्स के अंदर वो क्रोकोडाइल सीधा स्टेसी के पास पहुंचकर उसके पेट पर हमला कर देता है। स्टेसी बेचारी कुछ कर नहीं पाती और वो इतना पैनिक हो गई कि वो वहीं पर बेचारी बेहोश हो जाती है। इतना बुरी तरीके से वार उस क्रोकोडाइल ने किसी पर भी नहीं किया था। ऊपर मौजूद ग्रेस भी कुछ कर नहीं पाती क्योंकि वो खुद मुसीबत में होती है। अब क्रोकोडाइल के अटैक के बाद सब कुछ ब्लैंक हो गया था। स्टेसी जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को एक कीचड़ वाली जगह पर पाती है। वो जब उठ रही थी तो उसके पेट पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। ये इसलिए क्योंकि क्रोकोडाइल ने मल्टीपल जगहों पर उसे डैमेज पहुंचाए होते हैं। साइड में हिट की भी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, यानी वो क्रोकोडाइल जिसे भी मारता था बच्चे कुछ शिकार को वो इस जगह पर लाकर रख देता। इसका मतलब साफ है कि अभी क्रोकोडाइल को भूख नहीं लगी है, वो आने वाले समय के लिए अपने खाने का इंतजाम कर रहा है। स्टेसी को अंदाजा था कि थोड़ी देर में क्रोकोडाइल यहाँ पहुंच जाएगा तो उसे तैयार रहना है। अब अपनी चोटों को कवर करते हुए स्टेसी को तुरंत याद आता है कि उस ऑफिसर यानी हिट के पास एक गन मौजूद थी। उसने सेफ्टी के लिए अपने पास वो कैरी किया होता है। तो स्टेसी तुरंत ही हिट के पॉकेट में चेक करने लगती है और लकीली उसे वो पिस्टल मिल गई थी। उस गन को लेकर वो जल्द से जल्द उसके अंदर गोलियां भरने का ट्राई करती है क्योंकि उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। स्टेसी जल्द से जल्द उस बंदूक की गोलियां बाहर निकालती है और उन्हें अच्छे से पानी में धो लेती है। उसे बंदूक चलाना नहीं आता, इसीलिए वो सबसे पहले उन गोलियों को अंदर डालकर एक बार टेस्ट करती है। गोली जैसे ही बाहर निकली तो स्टेसी काफी डर गई थी। उसे इन चीजों का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन अब स्टेसी ने तय कर लिया है कि जब वो क्रोकोडाइल उसके पास आएगा तो वो उसी गोली से उसे मार देगी, भले ही इसमें उसे अपनी जान कुर्बान करने क्यों ना पड़े, लेकिन वो अपनी बहन को बचा कर रहेगी। स्टेसी की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि उसकी उंगलियां भी टेढ़ी हो जाती हैं, पर उसने कैसे भी करके अपने कपड़ों को हाथ पर बांध लिया और किसी भी चीज से पानी में हलचल करने लगी ताकि वो क्रोकोडाइल उसके पास आ जाए। जैसे क्रोकोडाइल आएगा वो बंदूक से उसे शूट करके मार देगी, पर स्टेसी को बिल्कुल नहीं आइडिया था कि क्रोकोडाइल उससे ज्यादा समझदार है। क्रोकोडाइल जो खतरनाक प्रेडेटर्स में से एक होते हैं, वो अपने शिकार को इस तरीके से ढूंढते कि अगर शिकार की नजर उनसे दूर है तो वो उनके पीछे आ जाते। तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही होता है। क्रोकोडाइल ठीक स्टेसी के पीछे आ गया, वो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर स्टेसी की नजर उसके पास चली गई। स्टेसी अब उसके ऊपर गन तो तान देती है, लेकिन एक गोली वैसे ही वेस्ट हो गई और उसका निशाना अच्छे से लगा नहीं। बेचारी स्टेसी इस मोमेंट पर काफी पैनिक हो जाती है और पानी में दूर भागने लगती है। वो खतरनाक क्रोकोडाइल कुछ देर तक उसे देख रहा था, जैसे कि वो अपने शिकार की तरफ थोड़ी देर में ही बढ़ने वाला है। चाहे वो इस जगह पर कहीं भी चले जाए, इस पूरे तालाब का राजा वही है। स्टेसी के हाथ में गन भी थी, लेकिन वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही होती है अपनी बहन के पास। क्रोकोडाइल तब तक पानी में अंदर जा चुका था। वो धीरे धीरे ऊपर देख रहा होता है कि स्टेसी किस जगह पर गई और अब अचानक वो पानी में एकदम से गायब हो गया। स्टेसी भी उसे देख नहीं पाती, इसीलिए वो एक जगह पर रुक जाती है। वो तो चारों तरफ गन पॉइंट आउट कर रही थी कि आखिर जब क्रोकोडाइल बाहर निकले तो वो उस पर शूट कर देगी, पर ये चीजें उसके प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलती। अचानक ही अब वो क्रोकोडाइल बाहर निकलता है और उसने स्टेसी के पूरे हाथ को ही पकड़ लिया था। इनफैक्ट अब तो स्टेसी अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रही होती है और वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। अब स्टेसी के पास गन होती है। कई देर तक स्टेसी को वो एकदम झपट्टा मारते रहा और वो क्रोकोडाइल डेथ रोल करने ही वाला होता है। तभी स्टेसी ने उस बंदूक को दबा दिया। बंदूक सीधा उस क्रोकोडाइल के आर पार हो जाती है और उस भयानक मॉन्स्टर की वहीं पर मौत हो गई थी। पर अगर हम यहाँ होते और हमारे पास तो गन भी नहीं होती तो फिर उस क्रोकोडाइल से बचते कैसे? ये पहले ही बताया गया था कि उसके थ्रोट में वो फ्लैप होता है, तो अगर हम उस फ्लैप को नीचे कर दे तो वो हमें छोड़कर तुरंत ही भाग जाएगा। ये क्रोकोडाइल्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और अगर फ्लैप ज्यादा समय तक नीचे हुआ तो उसके लंग्स में पानी चले जाएगा। पर सबसे अच्छी बात हुई कि स्टेसी की जान बच गई थी, पर वो सामने की तरफ क्रोकोडाइल की डेड बॉडी को बहते हुए देख रही थी। जैसे तैसे करते हुए स्टेसी उस पेड़ के पास पहुंची जहां उसकी बहन मौजूद थी। स्टेसी तो ग्रेस के पास आकर बहुत खुशी से कहती है कि मैंने उस क्रोकोडाइल को मार दिया है, हम अब बड़ी आसानी से इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। बट ग्रेस का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था। स्टेसी ने ग्रेस को उठाने की बहुत कोशिश की, पर ग्रेस की सांस एकदम से बंद हो गई होती है। स्टेसी काफी रोने लगी अपनी बहन की यह हालत देखकर, क्योंकि उसकी बॉडी से काफी सारा खून निकल चुका था। प्रॉपर टाइम पे इलाज ना होने के कारण ग्रेस वहीं पर मर गई होती है। बेचारी स्टेसी अपनी बहन को ही बचाने के लिए इतना मेहनत कर रही थी, उसने अपनी जान भी खतरे में डाली, पर अब पता चल रहा है कि उसकी बहन अब नहीं रही। एक झटके में ही स्टेसी का ऑलमोस्ट आधा परिवार खत्म हो चुका था। इसीलिए अब स्टेसी अपनी बहन की डेड बॉडी को उस बोट के अंदर रखती है और धीरे धीरे करके उस बोट को आगे लेकर जाने लगती है। शायद ये मोमेंट स्टेसी अपनी जिंदगी में कभी भूलेगी नहीं, पर स्टेसी को क्या पता कि उसकी
नसीब अच्छी थी कि उसका सामना सिर्फ एक ही क्रोकोडाइल से हुआ था, नहीं तो इस जगह पर और भी बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं जो इंसानों को छोड़ते नहीं। एक बात बता दे कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। जो भी इंसिडेंट यहाँ पर लिए गए हैं वो ऐसे ही रियल सर्वाइवर से पूछे गए होते हैं जो क्रोकोडाइल अटैक से बचे हुए थे। इस तरीके से ही ये खतरनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।